नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज के तमाम दर्शकों को कहूंगा, एक बड़ी खबर, एक बड़ी चर्चा, एक बिग डिबेट लेकर हम आपके सामने आए हैं। और एपस्टीन फाइल्स का जिक्र हो रहा है, कई सारे नाम आ रहे हैं। और इस बीच 111 सेकंड के वीडियो ने, जो नीचे आपको दिख भी रहा होगा, 111 सेकंड के वीडियो ने किस तरह से तहलका मचा दिया कि पूरी की पूरी सरकार हिल गई। बीजेपी को अपने दिग्गज मंत्रियों को मैदान में उतारना पड़ा। जब उनसे बात नहीं बनी तो अमित शाह भी मैदान में उतर गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय तक हलचल मच गई है। बड़ी खबर। हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे और हम एक एक करके तथ्यों को इस स्टोरी में आपके सामने रखेंगे। जी शिव जी। संतोष जी, बड़ा गंभीर मामला है। अभी अभी एक वीडियो देख रहा था एएनआई पे में, क्योंकि कॉपीराइट का मामला है, वरना दर्शकों को सुनवा भी देता, क्योंकि कॉपीराइट का मामला एक चैनल दे चुके हैं, अब गुंजाइश नहीं बची है कि हम रिस्क लें। तो उसमें कपड़ा मंत्री, जिसको लेकर अभी हम चर्चा करेंगे इसमें डिटेल में, कपड़ा मंत्री से पत्रकार ने सवाल किया कि मंत्री जी, राहुल गांधी सरकार को बहुत घेर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। पत्रकार ने दूसरा सवाल किया कि राहुल गांधी किसानों को क्या गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो मुसलमानों की बात करते हैं। पत्रकारों ने कहा कि हम पूछ रहे हैं किसानों को क्या गुमराह कर रहे हैं कि वो नैतिकता की बात नहीं करते हैं। वो झूठ परोसते हैं। बहरहाल उन्होंने ये नहीं बताया कि किसानों को वो गुमराह कैसे करते हैं। मैं ये दर्शकों को बड़ी सरल भाषा में समझा दूं कि एक किसान थे, सोच रहे थे बच्चे को पढ़ा लें, पढ़ लिख जाएगा, क्योंकि संतोष जी अब जिसके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे उसे रोजगार भी नहीं मिलेगा। और पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो चुकी है, चाहे बीटेक हो, एमटेक हो, या फिर आपकी वीसीए हो, एमसीए हो, या फिर और कोई डिग्री हो, डॉक्टरी, और ये सब तो इंजीनियरिंग उनके बस की बात है नहीं गरीब किसान की। तो किसान ने बच्चा पढ़ने भेजा, पेपर हो गए, रिजल्ट का दिन आया। किसान ने बेटे से पूछा, बेटा बता पास हो गया? सरपंच का बच्चा फेल हो गया। किसान ने कहा, तू अपना रिजल्ट बता, सरपंच का फेल हो गया नहीं हो गया तू उससे क्या लेना देना है। उसने कहा, प्रधान का भी फेल हो गया। उसने कहा, किसान ने, तू मेरे दिमाग की हिला रहा है कि मेरे अपना रिजल्ट बता रहा है? तो उसने कहा, इतने पे भी ना समझ है तू? सरपंच का फेल हो गया, प्रधान का फेल हो गया, तेरा बेटा कैसे पास हो जाएगा? उसने उठाया जूता अपना और वो आगे आगे और पीछे पीछे। सरकार यही कर रही है, पूछो कहीं की बता कहीं के रहे। अब बताओ क्या होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बताइए कपड़ा मंत्री, कपास बांग्लादेश अमेरिका से खरीदेगा, हमारी कपास का क्या होगा? हमारी कपास पर तो 18% टैरिफ है। सब कुछ हीला हवाली, और पनारा वहीं गिरेगा जहां गिर रहा था। कितनी भी पंचायत कर लो, हम ईमानदार हैं, हम बेगुनाह हैं, संसद चलने नहीं दी जा रही है, हमारी आवाज दबाई जा रही। सरकार की आवाज पहली बार आपने दबती देखी होगी। संसद के बाहर राहुल गांधी एक राजा बन चुके हैं। वो चाह रहे हैं उतनी देर सदन चल रहा है, वो चाह रहे हैं उतनी देर सदन नहीं। लोकसभा की बात कर रहा हूं, राज्यसभा की नहीं। प्रधानमंत्री जी की जिस दिन उन्होंने किताब दिखा दी, उस दिन के बाद हिम्मत नहीं पड़ी सदन में आने की। सदन स्थगित हो गया 9 मार्च तक के लिए। और शाह साहब तो गायब है, चाणक्य का लता पता नहीं है उस दिन से। उन्होंने कहा होगा राजनाथ से कि आपके कैसे अधिकारी रखे, उन्होंने सब पोल खोल दी अंदर तक की। अरे हम इन्हीं अधिकारियों के जरिए पोल खुलवा कर तो आए थे यहां सत्ता में। तत्कालीन गृह सचिव आर.के. सिंह अपने लिए स्थान खोज रहे हैं, जनरल वी.के. सिंह राज्यपाल बने हुए हैं, यही सब तो थे। संजय बारू किताब लिख डाली मनमोहन सिंह पर, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आज सरकार पर लिखोगे तो रोक टोक है। 35 किताबें पास होने गई, 34 पास हो गई, एक रोक दी गई। इतने शिव सवाल जी, हैं।
और शिव जी सवाल तो इतने हैं, मैं आपको बताऊं, 15 लाख खाते में जाएंगे, 40 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल मिलेगा, किसानों की आमदनी 2 गुना 2.5 गुना हो जाएगी, भारत के लोगों को अमेरिका के वीजा के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, अमेरिकी भारत के वीजा के लिए लाइन में लगेंगे, भारत के स्टूडेंट बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, अमेरिका के छात्र भारत में पढ़ने आएंगे, और पता नहीं क्या क्या लंबे चौड़े वादे। आज पूछिए तो विपक्ष हमें काम नहीं करने दे रहा, विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा, विपक्ष झूठ बोल रहा है, विपक्ष मर्यादाएं लांघ रहा है, बहानेबाजी के अलावा कुछ नहीं। और अब तो वो कह रहे कि सवाल भी मत पूछना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रख दिया है। तीर्थ में कौन बैठते हैं शिव जी? कौन बैठते हैं तीर्थ में? संत तीर्थ में महंत भगवान साधु बैठते हैं। सन्यासी। हाँ, और भगवान बैठते हैं। मैं आप एक बड़ी आस्था, बात कहूंगा संतोष जी, मैं हाँ 30 सेकंड मुझे प्लीज दे दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, नरेंद्र मोदी सनातन धर्म के ध्वजवाहक बनना चाहते हैं, ये सनातनी समझ क्यों नहीं रहे हैं? ना शंकराचार्य होगा ना कोई और होगा, सनातन के ध्वजवाहक बनना चाहते हैं कि हम सनातन को लेकर आए थे। वो भगवान श्री राम को तो ले आए और ये स्वीकार भी कर लिया। और उस दिन आपको याद होगा कि आरएसएस प्रमुख हमारे सनातन धर्म में किसी भी पूजा पद्धति में काला कपड़ा वैध है, अवैध है, काला कपड़ा पहनकर पूजा पद्धति में नहीं आप बैठ सकते हो। उस दिन का वीडियो उठा लो, फोटो उठा लो कि आरएसएस प्रमुख काला कोट काला मफलर पहन के गए थे। ये इनकी मानसिकता है। वो अंदर से विरोध जता रहे थे शिव जी, क्योंकि इस देश की हिस्ट्री में पहली बार लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आगे आगे चल रहे हैं और भागवत पीछे पीछे चल रहे हैं। आरएसएस प्रमुख का ओहदा प्रधानमंत्री से ऊपर का होता था, भागवत साहब ने वो सब चौपट कर दिया। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि तीर्थ बना दिया उन्होंने, भगवान अपने आप को बता दिया, अब सवाल कुछ पूछे जाएंगे नहीं, खेती के, किसानी के, मजदूरों के, सुरक्षा के, आर्थिक नीति के, व्यापारिक नीति के, विदेश नीति के। और इस बीच आपने कहानी सुनाई ना कि पूछते कुछ और है, जवाब कुछ और आता है। देखिए, पूरा का पूरा इकोसिस्टम उतर गया है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी देश के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या नहीं झूठ बोल रहे हैं, इससे शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक को मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, इससे भी मतलब नहीं है। अमित शाह, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, इससे भी मतलब नहीं है। हम तो सीधा कहेंगे कि भैया राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, उन्होंने बाद में उठाए, वो सवाल पहले भी हमारे दिमाग में थे, हमने अपने वीडियो में लगातार उस सवाल को उठाया। आप सिर्फ उनका जवाब दे दीजिए भैया कि आपने ये काम किया है कि नहीं किया है। वो जवाब नहीं देंगे। वो पूरी की पूरी फौज उतार दी है, पूरी की पूरी ब्रिगेड उतार दी है। एपेस्टिन फाइल्स में नाम आने के बाद दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देशों में इस्तीफे हो रहे हैं शिव जी। कहीं लोकतंत्र में इस्तीफे हो रहे हैं, कहीं राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों का शासन है, वहां इस्तीफे हो रहे हैं, यानी राजा भी है, राज परिवार भी है और डेमोक्रेसी भी है। कई देशों में जांच शुरू हो गई है, एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर जांच शुरू हो गई है। और दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक देश, जहां जिम्मेदारी तय होती है, जहां इस तरह के मामलों में नाम आने पर सबसे पहले इस्तीफा दिया जाता है, वहां कोई इस्तीफा नहीं हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेशर्म मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दम ठोक कर कह रहा है कि हाँ मैं मिला था एप्स्टीन से। बताओ क्या करें। ये हालत इस देश की सरकार की हो गई है। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को इंतजार मत करवाइए, जरा वो 111 सेकंड का वीडियो सुनवा दीजिए। उस वीडियो में ऐसा है जिसे सुनकर हम सब दंग रह जाएंगे। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है।
तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा, या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा, और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। संतोष जी, वीडियो देख लिया आपने? शिव जी, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और देखिए ये समझौता तो सरकार ने किया है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं दर्शकों से कहूंगा, मत विश्वास कीजिए शिवकुमार मिश्रा की बात पर, मत भरोसा कीजिए संतोष पाठक की बात पर, राहुल गांधी की बात पर तो कतई भरोसा मत कीजिए, कतई भरोसा मत कीजिए। 11वीं क्लास के किसी बच्चे को पकड़ लीजिए, इकोनॉमिक्स का बच्चा है, उसके सामने सारी बात को रख दीजिए और उससे कहिएगा भैया ये बताओ जरा ये डील क्या है, वो आपको सब कुछ बता के रखेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एक तरफ है देश के करोड़ों किसान जो कि कपास का उत्पादन करते हैं, दूसरी तरफ है देश के करोड़ों लोग, चूंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है, देश के करोड़ों लोग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पदों पर, अलग अलग जिम्मेदारी पर, और उनकी कंपनियों के मालिक जो कि एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था के में बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये दोनों है। अब इन्होंने समझौता क्या किया, और समझौता किया उसके बाद सफाई देने में जितना ही सफाई देते हैं उतना ही फंस जाते हैं, उतना ही फंसा देते हैं। किसको फंसाते हैं? मोदी को। देखिए, सवाल पीयूष गोयल का, सवाल एस जयशंकर का, सवाल गिरिराज सिंह का नहीं, कौन जानता है इनको? यहां तो ट्रेन को हरी झंडी तक नरेंद्र मोदी खुद ही दिखाते हैं सिर्फ। तो हर ये बयान जो ये बोलते हुए नजर आते हैं, चाहे उसमें हरदीप सिंह पुरी भी डाल लीजिए, ये अपने लिए फंदा नहीं तैयार कर रहे हैं, ये तो मोदी के लिए फंदा तैयार कर रहे हैं, मोदी के एक तरह से पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, सफाई देने के लिए पीयूष गोयल आए कुछ दिन पहले वीडियो में, उन्होंने कहा नहीं, बांग्लादेश से जो टैक्स लगा है, अगर हम भी अमेरिका से कॉटन का इंपोर्ट करेंगे तो हमारे ऊपर भी 0% टैरिफ लगेगा जो हम उनको बना के टेक्सटाइल का बेचेंगे। अरे भैया, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका से अगर कपास इंपोर्ट करेंगे और उससे हम कपड़ा बनाएंगे तो अमेरिका उस पर टैरिफ नहीं लगाएगा। तो आपने अमेरिका से इंपोर्ट कर लिया तो भारत के किसान क्या करेंगे? करोड़ों किसान तो भुखमरी की हालत में ला दिए आपने। और इस देश के कई राज्यों की मिट्टी ऐसी है जहां कॉटन का शानदार प्रोडक्शन होता है और कोई प्रोडक्शन वहां हो नहीं सकता। आपने क्या कर दिया उनके साथ? और अगर हम ऐसा ना करें, यानी अमेरिका से हम कॉटन का इंपोर्ट ना करें, तो हमारे यहाँ से जो टेक्सटाइल सेक्टर के जो कपड़े बन के जाएंगे उस पर 18% टैरिफ लगेगा। और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दुनिया में सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो बांग्लादेश के साथ है। और आज से नहीं है, जो भी इस देश की थ्योरी को जानता है, इस देश की मिट्टी को जानता है, वो जानता है कि जब अंग्रेज भी इस देश में आए थे तो जो अविभाजित भारत का हिस्सा जो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना, वहां पर टेक्सटाइल का बहुत बड़ा स्कोप है और कॉटन वहां पे आया, कॉटन वो खरीदते हैं, उनकी जरूरत होती है। तो एक तरफ अगर आप किसानों के हितों की बात करेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। कौन करता है भैया ऐसा समझौता? अच्छा, मंत्री को यह भी नहीं मालूम है, चलिए वाणिज्य मंत्री तो मैंने मान लिया, भाई साहब के पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है उनके पास, इधर से उधर घुमाना, टोपी फिराना। अरे जिस मंत्री को जिम्मेदारी ही टेक्सटाइल की दे रखी है, बहुत कम लोगों को पता होगा, वो हिंदू मुस्लिम एक्सपर्ट है, वो पाकिस्तान भेजने में एक्सपर्ट है। पाकिस्तान भेजने का टूर एंड ट्रेवल, मतलब जिसको भी कहते पाकिस्तान चले जाओ। मटन का भी प्रचार करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हुए। बस एक ही चीज उनको नहीं मालूम, जिसके खुद मंत्री हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, भैया टेक्सटाइल सेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा उनको भी नहीं मालूम है। ये पूरी की पूरी हकीकत जो है वो राहुल गांधी के इस 111 सेकंड के वीडियो ने खोल कर रख दिया है। सरकार के पास जवाब नहीं है। जितना पीयूष गोयल बोलते हैं उतना मोदी को फंसा देते हैं, जितनी बार जो है उनके विदेश मंत्री बोलते हैं जयशंकर, उतना मोदी को फंसा देते हैं, जितनी बार गिरिराज सिंह बोलते हैं और ज्यादा फंसा देते हैं। और इस बार तो इस देश के इतिहास में जो संसद का बजट सत्र का पहला चरण कल खत्म हुआ, इस देश के इतिहास में, संसदीय इतिहास में पहली बार ये लिख दिया गया है कि जो सदन का नेता है, जिसको सदन के सांसद चुनते हैं, जो सदन के सांसदों के बहुमत के आधार पर चुने जाने के बाद देश का प्रधानमंत्री बनता है, जिस पर इस देश के 144 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिस पर भारत के सीमाओं की, चाहे वो पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर हो,
चाहे वो समुद्री सीमा श्रीलंका से लगती हुई हो, चाहे चाइना से लगता हुआ बॉर्डर हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उसके बारे में हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर के कस्टोडियन यानी लोकसभा स्पीकर ने कह दिया कि प्रधानमंत्री को सदन के अंदर खतरा है, जहां कोई सांसद हथियार लेकर भी नहीं जा सकता। इससे बड़ी बेइज्जती तो कुछ हो नहीं सकती ना। तो ये सब लोग मिलके ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल बेइज्जत करने के लिए उतर गए हैं मैदान में। राहुल गांधी तो खैर बाद में है, इनके अपने प्रधानमंत्री को उतर गए हैं। बात आप ठीक कह रहे हैं, अपने तो अपने होते हैं, अगर वो कुछ भी कह दें तो अपने ही हैं, वो पराये थोड़े ही हो सकते हैं। आप ये बताइए, राजनाथ का मंत्रालय एक किताब की परमिशन नहीं देता, वो राहुल गांधी तक किसी ने तो पहुंचाई होगी, किसी ने तो भिजवाई होगी। और आपको मालूम है कि भाजपा में सब कुछ ऐसा चल रहा है कि आप किसी भी मंत्री से बैठ के 10 मिनट उससे बात पूछ लेना ढंग से, वो ऐसे फलक पड़ेगा जैसे आप उसके माई बाप हो, वो रोने लगेगा। किसी भी मंत्री साहब बैठ के 10 मिनट उसकी बात पूछिए तो वो एक ही बात कहेगा आप मिलने आए हो, चाय पियो, नाश्ता करो, पॉलिटिकल बात मत करो। संतोष जी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि उन विचारों की कोई सुनता नहीं। राजनाथ सिंह बीजेपी के 3 बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, आपसे 1-1.5 मिनट लूंगा। एक नारा था बीजेपी के 3 लाल, या बीजेपी के ऐसा ही कुछ एक नारा था, उसमें नाम आता था अटल, अडवाणी और मनोहर। बीजेपी के 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मनोहर, ये नारा था। इस नारे में अटल जी स्वास्थ्य से गड़बड़ा गए, आडवाणी जी आगे आए और मुरली मनोहर जोशी जी 2 लोग रह गए। तो पहली बार में उन्होंने मुरली मनोहर जोशी को चेतावनी दी कि भैया तुम बनारस से अब चुनाव नहीं लड़ पाओगे, कोई सीट खोज लो, पहले तो चुनाव मत लड़िए। याद है आपको वो 2014 का चुनाव? उन्होंने कहा मैं निर्दलीय लड़ जाऊंगा, तो फिर हाथ पांव जोड़ के उन्हें कानपुर के लिए तैयार किया गया और कहा कि बस आप पर्चा फाइल कर आना, आप जाना भी मत कानपुर। यह तय हुआ। बहरहाल वो कानपुर से सांसद हो गए। उसके बाद 2019 में उनका टिकट कब कट गया, कैसे कट गया, किसी को जानकारी मिली? मुरली मनोहर जोशी ठिकाने लगा दिए। 2014 में गांधीनगर से आडवाणी भी चुनाव जीते थे, 2019 में टिकट मिला, ठिकाने लग गए। उसके बाद जो आडवाणी की जगह जो अटल बिहारी वाजपेयी की जगह ले रहे थे, उस व्यक्ति का नाम था राजनाथ सिंह। इसमें एक नाम और जोड़ लीजिएगा कि 2014 में इंदौर से लगातार जीत का रिकॉर्ड बनाने वाली सुमित्रा महाजन को स्पीकर बनाया गया। उस समय भी ये बात आई कि डिप्टी स्पीकर की जरूरत क्या है। सुमित्रा महाजन ने कहा कि नहीं, डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। सरकार को मजबूरी में डिप्टी स्पीकर बनाना पड़ा। लोकसभा में कई ऐसे मौके आए जब सुषमा स्वराज, देखिए लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो सरकार की तरफ से चुना जाता है, बात साफ है। थोड़ा सा फेवर वो सरकार की तरफ करते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं करते। ऐसा नहीं कि 90% झुक जाए। सुमित्रा महाजन कई मौकों पर थोड़ा सा वो अड़ गई और हालत ये हो गई कि स्पीकर तो छोड़िए आप, 2019 में उनको लोकसभा का टिकट ही नहीं दिया गया और 2019 में एक ऐसे व्यक्ति को, यानी ओम बिरला नाम के एक व्यक्ति को लोकसभा का स्पीकर बना दिया गया जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और 2019 का टाइम 2026 में बैठे हुए, आज तक लोकसभा का डिप्टी स्पीकर नहीं चुना गया है। और ओम बिरला साहब संसदीय परंपरा, संसदीय गरिमा, संसद के नियमों को कितना ज्यादा हाई लेवल पर रखकर काम कर रहे हैं, ये तो आप किसी भी दर्शक से पूछ लीजिएगा। दर्शक तो छोड़िए, बीजेपी नेताओं से पूछिएगा तो हंसने लग जाते हैं। तो संतोष जी मैं कह रहा था, अब तीसरा नाम था जो अटल बिहारी वाजपेयी का, उनकी जगह ले रहे थे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इस चक्कर में थे कि भाजपा पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी और मोदी के नाम पर सब दल सहमत नहीं होंगे गठबंधन में, तो कहीं हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो राजनाथ ने आडवाणी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। और राजनाथ का यह पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी वो कई बार जिन लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाया उनके खिलाफ बिगुल फूंक चुके थे। कल्याण सिंह ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, और जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो वो दिल्ली में रोज शिकायतें करते रहे कल्याण सिंह की, और कल्याण सिंह के पास रोज चाय पीने गए। कल्याण सिंह ने कई बार असहज भाव में उनसे नाराजगी भी व्यक्त की कि आप आ तो रोज जाते हो लेकिन दिल्ली रोज शिकायत कर देते हो, और वो तब तक शिकायत करते रहे जब तक कल्याण सिंह हट नहीं गए।
लेकिन यहां आके वो भी फेल हो गए। आज उनको ऐसा डंप किया गया है, एक तो उनके विभाग की सब कलई खुल के सामने आ गई, और वो अपने विभाग में एक भी व्यक्ति को इधर से उधर नहीं कर सकते। ये कई सालों से मैसेज चल रहा है। पहले वो गृह मंत्री बनते हैं, अगली सरकार आती है तो उन्हें गृह मंत्री भी नहीं बनाया जाता है, जैसे तैसे रक्षा मंत्री बन पाते हैं। उसके बाद उन्हें किसी भी समिति में नहीं बनाया जाता तो आरएसएस के पीछे रोना गाना करते हैं। फिर जैसे तैसे उन्हें समिति में शामिल किया जाता है और किसी भी बड़ी महत्वपूर्ण समिति में नहीं रखा जाता है। वो अपने एक भी स्टाफ को इधर से उधर, अपने विभाग के प्रमुख सचिव को नहीं बदल सकते। अब उनकी किताब और खुल गई। इसका मतलब बीजेपी में कितना ठीक और कितनी, जब उनके अंदर इतना जहर आपस में भरा हुआ है तो राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए कितना भरे होंगे, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन यहां मीडिया ने अपना जो रोल खत्म किया है संतोष जी, वो सवाल बड़ा है कि मीडिया एपिस्टीन का बचाव कर रही है, उसे ब्रोकर बता रही है, उसे ब्रोकर बता रही है। आपने शुरुआत में एक एजेंसी का नाम लिया था, माफी चाहूंगा मैं तमाम दर्शकों से, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, वो गोदी मीडिया सरकार के गोद में बैठी हुई है, इसलिए बैठी हुई है क्योंकि चैनल को चलाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। वो जनता नहीं देती है शिव जी, ये पब्लिक नहीं देती है। शिव कुमार मिश्रा को और संतोष पाठक को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें अपने दायरे को बढ़ाने के लिए, अपनी रिपोर्टिंग टीम को बढ़ाने के लिए, ग्राउंड जीरो तक लोगों को ले जाने के लिए फंड की जरूरत है। हम और आप मांगते रह जाते हैं। ये जनता बात तो करती है कि भगत सिंह बने, लेकिन पड़ोस के घर में पैदा हो। हम और आप बात करते रहते हैं और हम जनता से गुहार लगाते रहते हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। बहुत कम लोग निकलकर सामने आते हैं। तो गोदी मीडिया की मजबूरी तो मैं उनको जस्टिफाई करूंगा, भैया तनख्वाह उनकी कहां से आ रही है? सरकार दे रही है तभी तो आ रही है ना, नहीं तो कहां से आती है? देश की जनता को यह सोचना पड़ेगा कि अब गोदी मीडिया की बात करना बेमानी है, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक जैसे लोग, आपको संतोष पाठक ऑफिशियल, शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल, स्पेशल कवरेज न्यूज के जरिए आपको आपकी बात बता रहे हैं और सरकार को हिलाने डुलाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारे लोगों पर कितना प्रेशर है और फंड का कितना क्राइसिस है, लेकिन आप आगे बढ़ते ही नहीं है। जनता को अपना मीडिया तो तैयार करना पड़ेगा ना शिव जी, अपना मीडिया तो तैयार करना पड़ेगा ना, आगे थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। और कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 144 करोड़ की आबादी है, इसमें से 2-3-4 लाख लोग भी जाग जाएंगे तो हम सरकार की ऐसी ऐसी पोल खोलते हुए नजर आएंगे कि आप समझ लीजिए कि वो ऐसे बेचैन होकर भागेंगे जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। जवाब देना पड़ेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत है, डिजिटल मीडिया की ताकत है। आप ये देखिए कि एपेस्टीन फाइल में पुरी का नाम आया, ये डिजिटल मीडिया की ताकत थी। उसके बाद इंडो यूएस डील में हम लोगों ने जो सवाल उठाया वो डिजिटल मीडिया की ताकत थी, जिसके बाद गोदी मीडिया के एंकरों को भी पीयूष गोयल से सवाल पूछना पड़ा कि भैया रसिया से तेल खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? किसने उठाया सबसे पहले? हम लोगों ने उठाया उसको। तो पब्लिक को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो बीजेपी में बवाल हो गया, सबसे पहले किसने उठाया था इस मसले को? जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने, याद कीजिए, परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम में ये कहा था कि 25 साल और आगे मेरे पास बचे हुए हैं, मैंने क्या कहा था उसे कि ये एक पिटारा खोल दिया है नरेंद्र मोदी ने। अब बीजेपी के अंदर हलचल मचेगी और ऐसी हलचल मचेगी जिसमें मोदी की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे, 70 से ऊपर की बात छोड़ दीजिए, मैं तो अब 50, 55, 60 वर्ष की उम्र की बात, लोगों की बात कर रहा हूं कि भैया 25 साल तक अगर मोदी ही रह जाएंगे 2047 को वो विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो आज की तारीख में जो 60 साल का बीजेपी का नेता है वो तो 85 का हो जाएगा। क्या करेगा फिर वो सब? मैंने कहा था बवाल होगा। और फिर देखिए किताब कहां से निकल के राहुल तक पहुंची। फिर देखिए लोकसभा में कैसे राजनाथ सिंह बचा रहे थे उस दिन की फंसा रहे थे मोदी को, ये मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि राहुल गांधी जो बोल रहे थे, शिव जी ध्यान से मैं दर्शकों से कहूंगा, राहुल गांधी जो बोल रहे थे वो सब तो कारवां मैगजीन छाप चुका था ना शिव जी, 1-1.5 साल से पब्लिक डोमेन में था ना। ऐसा कुछ नहीं था कि राहुल गांधी कुछ बड़ा खुलासा करने वाले थे। वो बोलते, सदन के रिकॉर्ड में चला जाता। और माफ कीजिएगा, इस देश के करोड़ों लोग सदन के रिकॉर्ड को कोई पढ़ने नहीं जाता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। पत्रकार भी नहीं पढ़ते, लोगों की तो छोड़िए, हम जैसे 1-2 लोग होते जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। 90% पत्रकार भी सदन की कार्रवाई के रिकॉर्ड को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने बार बार खड़े होकर विरोध करना शुरू किया। अमित शाह को शायद पूरी बातें पता नहीं थी, क्योंकि उस समय जो लद्दाख में हुआ था उस दिन हमें मोदी ने कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की बैठक तो बुलाई नहीं थी। पता नहीं उनको कितनी बात पता थी कितनी नहीं पता थी। उनको लगा कि भैया राजनाथ सिंह बार बार खड़े हो रहे हैं,
उस चक्कर में वो भी खड़े हो गए, पूछने लगे कि छपी है कि नहीं छपी है। अब हुआ क्या कि जिसको आपने रोका, जो शांति से हो सकता था, वो एक ब्लडर बच गया, सोशल मीडिया पर छा गया। उसका नुकसान क्या राजनाथ सिंह को हुआ? नहीं हुआ। उसका नुकसान एक ही व्यक्ति को हुआ, 56 इंच की छाती की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर किरण रिजिजू फंसाते हुए नजर आए, मंत्री जितना बोलते हैं उतना फंसाते हुए नजर आते हैं। तो ये विवाद घर के अंदर से निकल रहा है, और ये मान के चल लीजिए कि ये संसद का, मोटे तौर पर अगर मैं आपको कहूं तो ये दूसरा, लेकिन वैसे ये पहला सत्र ऐसा था जहां राहुल गांधी सरकार पर हावी होते हुए नजर आए। और विपक्ष के हाथ में जब बहुत मसाला होता है ना शिव जी, तो मान लीजिए कि वो जो मसाला है वो सरकार के अंदर से ही कोई उन तक पहुंचा रहा है। ये हमेशा इस देश की सरकार में हुआ है शिव जी। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। फिलहाल हम दर्शकों से कहेंगे कि राहुल गांधी के सवालों से आप कितना सहमत हो, हमारी खबरों से कितना सहमत हो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। संतोष पाठक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मैं दर्शकों से कहूंगा, सोचिएगा जरूर, अपना मीडिया बनाना है ना जो आपकी बात करे, तो आपको उनकी ताकत तो बननी पड़ेगी दोस्तों। नमस्कार।